पूरी हो गई। ये मेरा वादा है आपसे जी। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात हुई है। हमारे नेता हमेशा कहते रहे हैं, जब कोरोना आया था तब भी और आज भी उन्होंने जो बात कही है, आप चुनाव के निकट भविष्य में जो बात राहुल गांधी जी ने कही है कि मैं ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, इस देश के पीएम और होम मिनिस्टर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो निश्चित रूप से इस देश की जनता राहुल गांधी जी के विश्वसनीयता पर और उसकी सच्चाई पर 200% ट्रस्ट करने लगी है और पूरे देश की जनता कह रही है कि अब यह देश सुरक्षित सिर्फ राहुल गांधी के हाथ में। सीमांचल में सर आप बोलते हैं कि जननायक की पार्टी देखते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, मैं विवाद में आपके तरह नहीं जाऊंगा। घर में यदि अपने बाल बच्चे को कोई कुमार साहब, लाल साहब, नूनू बाबू, तोता बाबू प्यार से कह दे तो उसका राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। और मैं किसी भी मुद्दों पर जब बोलता हूं तो दिल से बोलता हूं, राजनीति नहीं करता। पटना में जो हुआ क्या सही हुआ क्या आपके साथ? पटना में क्या हुआ, ये तो आपको पेट में बहुत दर्द है तो हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमको दर्द नहीं है। कांग्रेस की वो मार्च थी, गठबंधन और हेमंत सोरेन जी को हम लोग सभी देश के नेताओं को बुलाए थे और बिहार की जनता और युवाओं ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। राहुल गांधी जी के इस 16 दिन की यात्रा ने हमें इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी और कांग्रेस की सरकार की याद ताजा कर दी। हमारे साथ जो होता है अच्छा होता है। आजकल तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, सबको अपने लाइफ के लिए जीने का राइट है। कोई बंद कोठरी में डांस करता है, कोई ओपन करता है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप डांस नहीं करते हैं मौका नहीं मिला। और पत्नी के साथ आप नहीं करते, नहीं करते तो आज कर लीजिए। नहीं, पत्नी नहीं जानती है तो पड़ोसी के साथ कर लीजिए। क्या व्यवस्था तो आपको कराना है। हाँ, तो हम देख लेंगे, करवा देंगे। सर, एक सवाल करना देंगे, अगर कोसी सीमांचल की जनता हमको प्यार दे बेटा बने, क्या मुख्यमंत्री को देंगे? भैया एक बात आप हमको बताइए, मैंने कहा कि कोसी सीमांचल जिसको साथ देती है उसकी सरकार बनती है। आप उठा के देख लीजिए, सभी जगह इंडिया गठबंधन जीती, यहां आके हार गई, सरकार नहीं बनी। लगातार नीतीश कुमार जी को कोसी सीमांचल अधिक विधायक की सीट देती है, सरकार बन जाती है। पप्पू यादव उसके घर में है, अपना बेटा नहीं दिखता है, पड़ोसी का बेटा दिख जाता है। तो अपना बेटा जिस दिन दिख गया, सर मैं आपको बता दूं, रात और दिन दोनों जिंदगी मिलेगी इस इलाके में, दोनों। भरोसा रखिए, पलायन नहीं होने देंगे, गरीबी नहीं रहने देंगे। पूर्णिया सीमांचल कोसी दुनिया के मानचित्र में जाए, इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। मुझे हम लोग मिलकर काम करें। श्रेय लेने का कोई औचित्य और मतलब नहीं है। 20 साल हम पूर्णिया में नहीं थे। आश्चर्य होगा, जब से वैशाली शुरू हुई थी, बरौनी से 1 इंच भी वैशाली आगे पीछे नहीं हुआ था।
मधेपुरा के सांसद बनते ही सबसे पहले वैशाली को हम सहरसा लाए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जन अधिकार के नाम से जनहित ट्रेन का नाम हमने दिया। हम सफर बंद कर दिया गया, जिनका उद्घाटन हमने ही कटिहार पर किया। मैं जानना चाहूंगा कि 20 साल में कोई एक ट्रेन या कोई एक काम क्यों नहीं कर पाए। और ये सब काम जो लोग एनएच की बात करते हैं किसी चीज की, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार गडकरी जी का मधेपुरा वाला स्पीच जरूर सुने। और वो गूगल पर है। उन्होंने कहा था कि मैं जितना एनएच कोसी सीमांचल को दे रहा हूं, वह पूरा का पूरा श्रेय और जिम्मेदारी पप्पू यादव को जाता है। पप्पू यादव ही ये सारे एनएच लगातार क्वेश्चन और हमसे आग्रह करके 3 बार मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया। उसके बाद आज हम पप्पू यादव को कोसी सीमांचल में लगभग एनएच में दे रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, मंत्री ने कहा। सदन में अश्वनी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आपकी बात को मान लिए हैं पप्पू जी, हम देवघर से आपको जोड़ चुके हैं, नौगछिया टू सिंहेश्वर। 20 साल पहले रामविलास जी और लालू यादव जी ने रेलवे लाइन को दिया था। वह रेलवे लाइन बंद हो क्यों गई? चर्चा हो रही थी यहाँ के एयरपोर्ट के बारे में, वंदे भारत के बारे में और सब विकास योजनाओं को लेके उन्होंने बताया। सवाल ये उठा कि पप्पू जी भी यहाँ से हैं, हमने सवाल किया था ना, पप्पू जी यहाँ के सांसद है, उनका भी यहाँ से सतत प्रयास रहा है यहाँ से जीतने के बाद। उनका कहना हुआ कि जो एनडीए की सरकार, एनडीए के मंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री को जो हमेशा गरियाते रहते हैं या जो उनके बारे में बोलते रहते हैं, उनकी बात को कैसे मानेगा क्या सरकार? अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा तो विरोधी राहुल जी और प्रियंका गांधी है। बयानार में सबसे ज्यादा अमित शाह ने फोन करके जब बाहर आया काम किया तो क्या हुआ? और मैं जानना चाहूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, मैंने तो आपको डेट और तिथि वाइज बता दिया, कब क्या किसने बोला और 20 साल पहले किसने क्या किया। 20 साल तो पूरे खाली थी और जगह मैंने आपको बता दिया। मेरे पास सदन के एक बार नहीं कई बार मैंने आपको अश्वनी जी का वो सदन का क्वेश्चन का जवाब, और मैंने तो आपको कहा कि इन लोगों को सबको मिलकर पूछना चाहिए कि लोग सदन में कितने बार क्या बोले हैं और 1 साल पहले क्यों नहीं ये लोग सब कुछ ले लिए, 1 साल के बाद ही क्यों? ये तो मेरा चुनाव के पहले मेरा हमने वादा किया था, हमने मैनिफेस्टो दिया था, हम तो मैनिफेस्टो दे करके आए हैं। आप रुकवा दीजिए, है हिम्मत तो। और हम गाली नहीं देते, हम किसी को गाली ना देंगे ना देते हैं किसी भी कीमत पर। मैं गडकरी जी को सबसे ज्यादा विकास के रूप में सम्मान देता हूं, अटल जी का सम्मान सबसे ज्यादा करता हूं, इन लोगों से ज्यादा नीतीश जी का सम्मान मैं करता हूं। और जब आलोचना की बारी आती है वैचारिक, तभी मैं करता हूं। व्यक्तिगत में देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मेरा सीधा सवाल है, मेरे जीतने के पहले सब कुछ क्यों नहीं? मेरा सीधा सवाल है कि सदन में कौन लड़ रहा है, और जब जब जो मुद्दे आए हैं मैंने प्रेस को देते गया हूं कि इस तर्ज पर यहां से चलेगा।
तो हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। बगल में भागलपुर है, वहां से वंदे भारत क्यों नहीं, वहां से राजधानी क्यों नहीं? वैशाली कौन लाया? और मैं तो कह रहा हूं हमको सहयोग करें, मीरगंज में, मौनपुर में और जानकी नगर में बनाने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि हमको सहयोग करें उपराजधानी बनाने के लिए, हाईकोर्ट बेंच बनाने के लिए। हम तो लड़ रहे हैं, सहयोग करिए। हम तो स्वागत करेंगे लसी जी का जब सहयोग करेंगे। जब आप लोकसभा में है ही नहीं, क्वेश्चन आपका है ही नहीं, प्रधानमंत्री देश का है, एनडीए का नहीं, मुख्यमंत्री बिहार का है, एनडीए का नहीं। और जिसके जुबान में दम होता है और बाजू में, विकास वही करता है, एनडीए नहीं करता। कि आप कितने बार अभी तक अपने अपने विधानसभा के किस किस मुद्दों पर आपने बात रखी है? मेरी उपस्थिति रेट है 99.4। मेरा हाउस में देश और दुनिया के मुद्दों पर बोलने का जो अवार्ड है वो 5 बार है, 5 बार। पांच बार अवार्ड मिला और 98.1% मतलब देश में एक एमपी से कम। केरल के एक एमपी हैं प्रेमचंद्र, मात्र उनसे कम और सबसे ज्यादा सदन में यदि किसी ने अपनी बात रखी है तो वो पप्पू यादव। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने मुद्दा उठाया क्या और किन मुद्दों पर आपने यहां की जनता की बात रखी। एक दूसरी चीज, मैं नीतीश कुमार जी, रेल मंत्री जी और नागरिक उड्डयन मंत्री सबको अपनी पूर्णिया के संघर्षशील जनता की ओर से सीमांचल, कोसी और पूर्णिया जो लगातार जिनका सपना था, जो पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया के मानचित्र में देखना चाहते थे, यह सार्थक पूर्णिया और सीमांचल कोसी की जनता के लगातार प्रयास और आवाज और नागरिक मंत्री नायडू का बयान होकर रिकॉर्ड सुन लें और मंच पर भी नायडू जी का सुन लेंगे। मैं भी यहीं का सांसद हूं, यहीं का बेटा हूं। मैं आधी आज भी सफर कर रहा हूं ना, तो उसका देन है सीमांचल कोसी ने अपने बेटे को ताकत नहीं दी। जिस दिन सीमांचल और कोसी की जनता हमको अपने बेटे की तरह ताकत दे दी, 3 महीने के अंदर हाईकोर्ट बेंच भी लाएंगे, उपराजधानी भी बनाएंगे
और पूरी दुनिया को सीमांचल और कोसी में लाके दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। 3 महीना जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। एक बार कोसी सीमांचल के लोग से बेटा तो मान ले, छोड़ दे जात पात हिंदू मुसलमान। आजादी के बाद जिसको सहयोग करते हैं वही कोसी सीमांचल के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। अंतिम, कल पूरी दुनिया ने भाजपा की गुंडाई देखी। कल जिस तरीके से यातनाएं दी गई पूरे बिहार के मां बहनों और बेटियों पर, इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता। अत्याचार और जुर्म की प्रकाष्ठा थी। मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहूंगा कि अब आप क्या कहेंगे? गुंडाई की प्रकाष्ठा किसकी है? आम आदमी तो छोड़ दीजिए, आपके साथ आपके घटक भी नहीं थे। कई घटक आपके रोड पर थे भी नहीं, झंडा भी नहीं था, और तो छोड़ दीजिए आपके एमपी एमएलए भी नहीं उतरे थे। मोदी जी उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, डूबते को लगता है यह बिहार की ही परंपरा है कि छत में प्रणाम की जाती है। आपको तो छोड़ दिया लगता है डूबते हुए। और ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी जी की आंधी चल चुकी है। राहुल गांधी जी जिस मुद्दों पर आज तक बोलते रहे हैं, जीएसटी पर जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी उसको स्वीकार करना पड़ा नरेंद्र मोदी जी। ये भारत की जनता की जीत है। राहुल गांधी जी ने जिस किसानों के मुद्दों पर बात की थी, ये भारत है मोदी जी। यहां के किसान सबको झुकाते हैं और आपको झुकना पड़ा, लेकिन आपने बिल वापस लिया। राहुल गांधी जी ने आपको नोटबंदी और जीएसटी पर भी कहा था। आज तक जो हमारे नेता राहुल गांधी ने जो मुद्दे रखे वो सब सच साबित हुए। जाति जनगणना राहुल गांधी का आपको स्वीकार करना पड़ा, झूठी सही। इसलिए बिहार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल चुका है। कांग्रेस वर्कर और कांग्रेस पार्टी सारे गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे। यार विशेष राज्य दिला दो और सीमांचल और कोसी को रिहैबिलिटेशन के लिए विशेष पैकेज दिला दो, मान लेंगे विकसित सरकार। दिला दो विशेष राज्य। ना विशेष राज्य, ना ही विशेष पैकेज। प्रधानमंत्री जी से एक करबद्ध विनती है। कल मैंने पीयूष गोयल से कल परसों में मिला था। पूर्णिया को विशेष रिहैबिलिटेशन के मामले में जो राइट है बिहार का वो हम छीन के लेंगे, भीख मांग के नहीं लेंगे। पप्पू यादव को बेटे की तरह सीमांचल और कोसी ने पैदा किया। भीख मांगने की कटोरी में आदत नहीं है, मेरा अधिकार है, देना पड़ेगा। पूर्णिया भी एयरपोर्ट हम छीन के लिए है, किसी ने भीख नहीं दिया है। हम हक लिए हैं, ये मेरा हक था। सबके सहयोग के लिए। अभी वंदे भारत में अश्वनी जी ने कहा था मैं नहीं दे पाऊंगा। 20 चिट्ठी के बाद लास्ट में मैं मुलाकात किया, ने बताया नेपाल से
पटना सामरी क्या स्थिति, तब उन्होंने अश्वनी जी ने हमें आश्वासन दिया, जब लास्ट बार मिले तब सबने कह दिया था वाशिंग पीठ नहीं बनेगा। मैंने कहा था कोर्ट में वाशिंग पीठ बनेगा, सबने लिख दिया था वाशिंग पीठ बनने के लिए जमीन नहीं है, डीआरएम रिफ्यूज कर दिए। मैंने कहा बनेगा। हरदा में ओवर, नेवाला चौक पर ओवर ब्रिज, जीरो माइल पर ओवर ब्रिज, गेराबाड़ी में ओवर ब्रिज, कुर्सेला में ओवर ब्रिज, 2 बार में माननीय गडकरी जी ने सेंक्शन कर दिया। और ओवर ब्रिज का सेंक्शन हो गया, नेवाला चौक, हरदा, जीरो माइल, गेराबाड़ी और कुर्सेला ले लेते आप, पहले ही पूर्णिया की जनता को जाम से मुक्ति दिला देते। एनडीए विकसित, भारत विकसित। सदन में बोलने का हुनर नहीं, लड़ने का हुनर नहीं, सड़क पर लाठी खाने की ताकत नहीं, ठट्टरलॉजी करना, गलबैया करना, इसीलिए। और प्रधानमंत्री जी आप आए तो कोसी सीमांचल को कम से कम विशेष पैकेज जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे तो जरूर इस इलाके को, जो सबसे ज्यादा गरीब इलाका है, आप विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। कुर्सेला से बिहारीगंज जो बंद हो गई थी, भीमनगर, किशनगंज से जलालगढ़, गलगलिया से जलालगढ़ होते हुए कुशेश्वर स्थान और देवघर से नौगछिया होते हुए सिंहेश्वर स्थान होते हुए वीरपुर, यह कनेक्टिविटी आपसे मेरा डिमांड है। एक्सप्रेसवे 4 साल के अंदर बने, पूर्णिया सीमांचल और कोसी का ही नहीं, अंग प्रदेश का ही नहीं, जो अंगिका अंग प्रदेश, जो कर्ण और महाभारत की सबसे बड़ी भूमिका रही, नेपाल और बंगाल का भी केंद्र बिंदु बने। इसके लिए जरूरत है एक एम्स की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे। जो मेरा लगातार डिमांड है, पूर्णिया या सहरसा में यदि जमीन है, दोनों में कहीं भी, चूंकि पूर्णिया की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी है, तो एक एम्स की अपेक्षा रखते हैं। चूंकि डीआरएम समस्तीपुर में है, जो लंबी दूरी पड़ता है, हम उम्मीद करेंगे कि एक जोनल ऑफिस कटिहार में और सहरसा, सुपौल से लेकर पूर्णिया कोर्ट तक को आप कटिहार डीआरएम ऑफिस में के साथ टैग करें, ताकि लोगों को समस्तीपुर की दूरी तय न करना। तो हमारा सबसे प्रमुख डिमांड है विशेष पैकेज, हाई कोर्ट बेंच, हाई डैम, बाढ़ से मुक्ति और पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा और एक एम्स का निर्माण, झारखंड से सीधा रेलवे की कनेक्टिविटी और इस एयरपोर्ट से कम सबसे ज्यादा गरीब लोग मजदूरी करने और मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने पूना, बम्बई, बेंगलोर,
आंध्रा और व्यापार और पढ़ने के दृष्टि से कलकत्ता। हम उम्मीद करते हैं कि कलकत्ता, बेंगलोर और आंध्रा पुणे, दिल्ली के साथ जरूर अविलंब प्लेन का परिचालन शुरू हो। कई बार माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह कर चुका हूं। पुनः एक बार पूर्णिया की जनता को बधाई, सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। विशेष तौर पर रेलवे मिनिस्टर और एयरपोर्ट मिनिस्टर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। माननीय शहर है, याद होगा आपको तीसरी कसम से लेकर के फर्नीचर नाथ रेणु, प्रथम मुख्यमंत्री दलित भोला पासवान शास्त्री, सुधांशु नारायण सिंह जी, महर्षि जी महाराज, और याद कीजिए पूर्णिया का वो ऐतिहासिक गुलाब बाग मेला और एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग। जब हम पूर्ण बिहार हुआ करते थे, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड थे, उसमें पूर्णिया की जो सामरिक और जो आर्थिक व्यापारिक दृष्टि थी वो महत्वपूर्ण थी। अब हम एक तरफ बंगाल हैं, एक तरफ नेपाल है। 64 किलोमीटर के दूरी पर हम सब लगभग विराटनगर की बॉर्डर है, और मैं मानता हूं कि लगभग 20-22 किलोमीटर हम बंगाल के बॉर्डर पर हैं। पूर्णिया का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, एक तरफ पटना, एक तरफ मगध की भूमि और दूसरी तरफ ये पूर्णिया। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया एक डेवलप, जब फ्लड हुआ था जिसमें पूरी की पूरी कोसी सीमांचल जलमग्न थी, उस वक्त पूर्णिया पूरी दुनिया की नजरों में आया और यहां से हम बढ़े, हमारी जमीन की कीमत बढ़ी, 10-12 और बंगाल के लोग हमारी तरफ आकर्षित हुए। पहले से भी सिरिंच और रींच के मामले में पूर्णिया की अपनी भूमिका थी। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जो उड़ान मंत्री हैं उनके पिताजी हमारे मित्र हुआ करते। हम सब एक साथ एमपी थे, वो मिनिस्टर थे ग्रामीण विकास के, उन्हीं का लड़का अभी उड़ान मंत्री है। मैं उन्हें स्पेशली धन्यवाद दूंगा। जी के समय स्वीकृति हुई और बाद में वो एयरपोर्ट निर्मित हुआ। हमारे बिहार में कई एयरपोर्ट का डिमांड सबसे ज्यादा हुआ, उसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का जो डिमांड हुआ वो रक्सौल था। रक्सौल एयरपोर्ट के डिमांड का सबसे प्रमुख कारण था भारत का सबसे वाणिज्यकर बॉर्डर रक्सौल है। काठमांडू के बाद वैसी दूसरी राजधानी विराटनगर है, लेकिन चाइना की पूरी कनेक्टिविटी रक्सौल के नजदीक निर्मित, ठीक बॉर्डर के 70-80 किलोमीटर के बीच के ऐसे सौंदर्यकरण शहर हैं नेपाल में, जिसके लिए रक्सौल बहुत दिनों से बनने की बात आती रही। रक्सौल में राधा मोहन सिंह मिनिस्टर रहे लंबे साल तक। अभी भी कोयला मंत्री रक्सौल के
सब मिश्रा जी हैं और एक सिंचाई मंत्री मुजफ्फरपुर से भी जायसवाल जी बेतिया के एमपी हैं, देवेश ठाकुर सीतामढ़ी के एमपी हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का पूर्णिया के बाद एक बड़ा व्यापार का केंद्र है, जो एक तरफ बेतिया, बगहा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, जहां से पटना की कनेक्टिविटी और आरा होते हुए उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ जाती, और दूसरी तरफ दरभंगा, जो जयनगर बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है। इन व्यापारिक कारणों से भी रक्सौल और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की प्रासंगिकता बहुत आम लोगों के लिए भी और व्यापारिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी। सामरिक दृष्टिकोण आप समझते होंगे कि जो नेपाल और भारत की जो मैत्री है और सामाजिक रिश्ता है, वो मधेशियों के बीच और हम सब के बीच वो एक परिवार का है। नेपाल की जो संस्कृति है वो भारत से जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि भारत सरकार ने नेपाल को महत्व नहीं दिया, जिसके चलते चाइना ने अपने महत्व को नेपाल में बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया।